चाहिए कौन सी जनाब लिप्टन ही तो है लिप्टन पीजिए लिप्टन ही तो है। मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? मैं के ट्रेड एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। के ट्रेड पाकिस्तान की लीडिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट में कमोडिटी सोना चांदी खरीद सकते हैं। के ट्रेड आ रहा है आपके शहर हैदराबाद में 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। चाहे आपके सवाल स्टॉक मार्केट के बारे में हो, सरमायाकारी के बारे में हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। आना न भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के अंदर आज के दिन पार्टिसिपेशन काफ़ी लो वॉल्यूम्स देखे गए क्योंकि आज न्यू ट्रेडिंग सिस्टम लॉन्च हुआ है। जैसे ही ये लॉन्च हुआ स्टार्टिंग ऑफ द डे काफ़ी हद तक लैकलस्टर बिहेवियर था, लेकिन उसके बाद काफ़ी मार्केट ने जो है वो पार्टिसिपेट करना शुरू किया और उसके बाद हमने देखा मार्केट के अंदर थोड़ी कम बैक चीज़ें हुई और पॉजिटिविटी जो है वो प्रिवेल होना शुरू हुई। फाइनली मार्केट का क्लोजर कुछ नेगेटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस पे दिखाते हुए विटनेस किया गया, यानी कि 45,000 का लेवल इंटैक्ट, साइकोलॉजिकल बैरियर इंटैक्ट दिखाई देता है। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल, जैसे कि डेली बेसिस पे वॉल्यूम्स पार्टिसिपेशन होते हैं, तो वो उसके मुकाबले में आज के दिन कम देखी गई। लेकिन न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट ज़्यादातर दिखाई दे रहा है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी हम कह सकते हैं, कुछ इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके हवाले से आज जो इन्वेस्टर्स हैं काफ़ी हद तक कॉशियस दिखाई दिए। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं। ओपन हुई मार्केट 45,578.36 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 45,655.25। लोअर वाज 45,308.06 एंड फाइनली क्लोजर 45,429.21 का, यानी कि 149.15 का डिक्लाइन आज की मार्केट में स्पेसिफिकली देखा गया। टर्नओवर में करंटली 48.92 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, काफ़ी डिक्लाइन देखा जाता है वॉल्यूम्स में। फ्राइडे के मुकाबले में 251.72 का डिक्लाइन, 4.97 वैल्यू रही है आज। वैल्यू वाइज काफ़ी ड्राई काम दिखाई देता है, कभी हम 20 बिलियन पे भी काम करते हुए दिखाई देते हैं और आज के दिन हम 4 बिलियन का काम। वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिपिंग इन रेड टेरिटरी, हम नेटवर्क लिमिटेड इस लिस्ट को लीड कर हैं, 0.04 का डिक्लाइन, 6.61 पे क्लोजर, 50.75 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। WTL सेकंड स्कॉट पे 0.02 का डिक्लाइन देखा गया, 2.35 पे क्लोजर रहा, 17.43 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। लास्टली बैंक ऑफ पंजाब 0.39 का डिक्लाइन, 8.30 पे क्लोजर, 10.04 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। दिख ये रहा है कि कुछ पार्टिसिपेशन या कॉशियस स्टैंस देखा जा रहा है इन्वेस्टर्स की जानिब से, क्योंकि आज पेनी स्टॉक्स भी काफ़ी डाउन साइड पे दिखाई दिए। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल मार्केट्स के हवाले से। ग्लोबल मार्केट या ग्लोबल कमोडिटी प्राइस जो ज़्यादातर इम्पैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं पूरी दुनिया की मार्केट्स को। यही वजह है कि पाकिस्तान की मार्केट भी इसकी नज़र होती हुई दिखाई दे रही है और यही इम्पैक्ट लेते हुए डेली बेसिस पे दिखाई दे रही है। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। स्टूडियो में एक्सक्लूसिव गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद चुनार साहब, आप हैं डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आज के दिन की बात करें, हम टॉपिक पे भी आएंगे, लेकिन स्पेसिफिक आज के दिन काफ़ी ड्राई वॉल्यूम्स, वैल्यू वाइज बहुत कम होता हुआ दिखाई दिए। क्या रीज़न है? क्या ये न्यू ट्रेडिंग सिस्टम का कमाल है या फिर कुछ न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा दिखाई दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज सबसे बड़ी वजह मैं ये समझता हूँ कि नया ट्रेडिंग सिस्टम मुतारिफ हुआ है जो स्क्रीन पर आया है और इसके लिए 17-18 मॉक सेशंस हुए थे। काफ़ी इस पे पार्टिसिपेशन रहा, ब्रोकर्स का भी, मैनेजमेंट साइड से भी, और इस पे बड़ी मेहनत हुई है। मैंने सुबह भी कहीं कहा था कि ये टोटल सिस्टम जो है, जिसकी प्रोक्योरमेंट है, इसके ऊपर काफ़ी R&D हुई है, फिर ये सिस्टम आया है, फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेज हुआ है और इसके बाद इसमें जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ थी इसको ऑपरेट करने में, उसको दूर किया गया है। अब ये सारा करने के बाद जो है वो आज इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। देखें, एक नया सिस्टम है जो पिछले सिस्टम के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा फास्ट भी है। इसमें आप 2000 ऑर्डर्स पर सेकंड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दिन के 4 लाख से ज़्यादा ट्रेड जो हैं वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं इसके अंदर, और बहुत सारे एडिशनल फीचर्स इसके अंदर हैं। अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि जो
इसकी जो फ्रेंडली यूज़र होना चाहिए था वो इसको बनाया जा रहा है। अच्छा। और ये फ्रेंडली यूज़र है भी, लेकिन ज़ाहिर है जब आप पुराने सिस्टम पे इतने अरसे से काम कर रहे हैं, 2 सदियों से काम कर रहे हैं, और उसके बाद इस पे जब आप शिफ्ट होंगे तो आपके जो ऑपरेटर्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं उनको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। वो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं जिसकी बिना पर सारे जो ट्रैक होल्डर्स थे, मेरी कई लोगों से सुबह से बात हुई है, वो सब कॉशियस थे कि यार थोड़ा सा हम सेट हो जाएं, इसके बाद जो है वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करेंगे। खुदा ना खास्ता कोई हमने ऑर्डर डाल दिया और नहीं एग्जीक्यूट हुआ, या फिर वो रिजेक्ट हो गया, या फिर ओवर सेलिंग हो गई, तो ज़ाहिर है एक क्राइसिस सिचुएशन आ जाती है। उस क्राइसिस सिचुएशन को रोकने के लिए तमाम जितने भी ट्रैक होल्डर्स थे बड़े मोहतात अंदाज में काम कर रहे हैं। जो लो वॉल्यूम्स आपने आज दिखाए उसका वो इस बात का सबूत है कि सारे मोहतात थे। जहाँ तक दूसरी चीज़ों का ताल्लुक है, जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, ज़ाहिर है हाँ पब्लिक जो है वो बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रही है कि IMF के एग्रीमेंट्स कंक्लूड हो जाएं। FATF का भी इंतज़ार था, उसका तो सिलसिला आ गया, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसका कोई एडवर्स इम्पैक्ट आना चाहिए था। एडवर्स इम्पैक्ट इसलिए नहीं कि कल भी हम ग्रे लिस्ट में थे, आज भी हम ग्रे लिस्ट में हैं। ग्रे लिस्ट में भी मार्केट जो है वो परफॉर्म कर रही थी, प्रॉस्पर कर रही थी, तो आज भी इंशाल्लाह परफॉर्म करेगी, वो अपनी जगह पर है। और इस यकीन दहानी के बाद कि पाकिस्तान ने 90-95% कंप्लाइंस दे दी है, 2-4% की कंप्लाइंस अगर रह जाती है तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग तक जो है वो हम कर लेंगे। तो बाय एंड लार्ज सिचुएशन बेहतर है। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर आज का जो था वो नए ट्रेडिंग सिस्टम का ऑपरेशन था, और मैं समझता हूँ कि लोगों का एक कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट इसमें आना है, वो आ जाएगा 2-4 रोज़ में। तो बाय द एंड ऑफ द वीक मैं समझता हूँ कि ये मार्केट जो है वो दोबारा अपने उसी जोन में और उसी क्वांटिटीज़ में परफॉर्म करने लगी। राइट ये तो हुई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात। टॉपिक ऑफ द डे पे आ जाते हैं। आज ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट है। सर ग्लोबल मार्केट्स कहाँ दिखाई दे रही हैं, और अगर पाकिस्तान को कंपेयर किया जाए कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज़, तो क्या दिखाई देता है स्टॉक एक्सचेंजेस का व्यू? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि जो इस वक्त सूरत हाल डेवलप हुई है पूरी दुनिया के अंदर, कमोडिटीज़ की प्राइसेस जो हैं वो शार्पली राइज़ कर गई हैं, पूरी दुनिया में राइज़ कर गई हैं। इसके बाद जो फ्यूल है वो भी राइज़ कर गया है, मुतवातिर राइज़ हो रहा है। जितनी दूसरी कमोडिटीज़ थी, चाहे वो अपना कंज्यूमर कमोडिटी हो, चाहे वो और तरीके की इंडस्ट्रियल कमोडिटी हो, सबकी जो है वो कंजम्पशन लेवल भी एक तो बढ़ रहा है और सबकी प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में लोगों को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन आ रहा है, स्पेशली जो इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो कोटेड इंडस्ट्रीज़ हों, पब्लिक लिमिटेड हों या ना हो, लिस्टेड हो या ना हो, लेकिन इन सब में जो है वो एक बड़ी वाइब्रेंसी आई हुई है। और ये वाइब्रेंसी जो है वो लोगों को समझनी चाहिए कि जब सारी दुनिया में हर चीज़ का प्राइस बढ़ा हुआ है, कोई भी कमोडिटी हो, कंज्यूमर आइटम हो, वॉट एवर इट इज़, तो फिर ज़ाहिर है जो स्टॉक्स मेरे पास पड़े हुए हैं, जो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, उसमें एक्टिविटी में तेज़ी आएगी। जब प्राइसेस राइज़ होने शुरू होते हैं तो उस वक्त जो है वो लोगों का एक इंटरेस्ट आ जाता है, हर आदमी जो है वो माल ख़रीदने के लिए प्लानिंग कर रहा होता है, और ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट में उनको ये लग रहा होता है कि अब जो है वो थोड़े दिनों बाद इनको इसका अच्छा मार्जिन मिल जाएगा, और मिलता भी है लोगों को। तो इस हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि जो लिस्टेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। उनके जो शेयर प्राइस हैं वो भी गेन करेंगे, इनका रेवेन्यू जनरेशन बेहतर होगा, इनका डिविडेंड पे आउट भी बेहतर होगा, और आगे मार्केट में अच्छी विन विन पोजीशन नज़र आती है लोगों चलिए को। सर इस पे मजीद बात करते हैं कि आगे की मार्केट में क्या क्या दिखाई दे रहा है, और इंटरनेशनल मार्केट कोविड होने के बावजूद कैसे परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रही है। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, हमारे साथ रहिए। मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? मैं के ट्रेड एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। के ट्रेड पाकिस्तान की लीडिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट में कमोडिटी, सोना, चांदी खरीद सकते हैं। के ट्रेड आ रहा है आपके शहर हैदराबाद में 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। चाहे आपके सवाल स्टॉक मार्केट के बारे में हो, सरमायाकारी के बारे में हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। आना न भूलिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल मार्केट्स की। अहमद चुनाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सर, इंटरनेशनल मार्केट्स जैसे जैसे बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं, पाकिस्तान की मार्केट ने भी रिकवरी शो की है। हमें याद है कि कोविड जब स्टार्ट हुआ था तो मार्केट 27,000 के लेवल पे चले गई थी। अब मार्केट अपने वही लेवल्स 45,000 से अबव ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। तो सर, आगे क्या दिखाई दे रहा है? नियर टर्म में हम कौन से लेवल्स पर जाने वाले हैं और मार्केट कितना रिकवर करने वाली है, जो कि ऑब्वियसली यस एक नीड ऑफ द आवर भी है? देखिए, मैंने अभी आपसे बताया कि इस वक्त एक राइजिंग ट्रेंड है सारी प्राइसेस में, तो शेयर मार्केट की प्राइसेस भी जो हैं वो बेहतर हो गई। ये नहीं कि वो राइजिंग पे है तो ये भी राइजिंग पे आएगा, वो राइजिंग पर है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो है वो रेवेन्यू जनरेशन बेहतर आना हो रहा है, और रेवेन्यू जनरेशन बेहतर होता है तो लोगों को इन्वेस्टमेंट के मौके मिल जाते हैं, और ये समझते हैं कि ये शेयर जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो करना है। मैं जितनी भी रिसर्च रिपोर्ट्स आ रही हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ की, उन सब में जो है वो एक पॉजिटिविटी का इशारा है। पाकिस्तान में इस वक्त 2-3 बेसिक इश्यूज चल रहे हैं जिसको हमने काउंटर करना था, और जो आहिस्ता आहिस्ता फिजल आउट भी होते जा रहे हैं। एक तो हमारा ग्रे लिस्ट वाला इशू था, हम ग्रे लिस्ट में बरकरार रहे, हम खुदा ना खास्ता ब्लैक लिस्ट में नहीं गए, और हमारी रिपोर्टें जो है वो बहुत अच्छी आई हैं। आज नहीं तो कल हम दोबारा इस ग्रे लिस्ट से इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे। तो ये एक पॉजिटिविटी है। दूसरी बड़ी पॉजिटिविटी ये है कि जी बड़ी स्पेकुलेशंस थी कि जी डिस्काउंट रेट बढ़ जाएगा, और आईएमएफ ने भी ये कंडीशन डाली है, फला फला बहुत सारी बातें थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई डिस्काउंट रेट अभी तक बढ़ा नहीं है। और इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अगर कहीं थोड़ा बहुत राइज भी आता है तो मैं समझता हूँ कि उसमें कोई मजाका नहीं है। 0.25 या 0.5 बेसिक्स पॉइंट से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। Exactly. हम 13% पे भी थे और हमने वो दिन भी देखे हैं, और उसके बाद फिर हम 7% पे भी आए हैं। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा स्पैन है जो हमें मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ भी जो है वो हमारे लिए मैनेजेबल है। तीसरा, लोग बात कर रहे थे कि मुल्क की सियासी सूरत हाल हो गई है, मुल्क की जो है वो जनरल लॉ एंड ऑर्डर कंडीशंस हो गई, तो आपने पिछले दिनों देखा कि हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें मैनेज कर ली हैं। जो एक मुल्क में इंसर्जेंसी की सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आ रही थी, उसको मैनेज कर लिया, बेहतर नेगोशिएशंस हो गए, और अनाउंसमेंट्स भी दोनों तरफ से आ गए, और एक ट्रस्ट लेवल आ गया। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मार्केट्स पर, अपने लोगों पर, अपनी हुकूमत पर एक ट्रस्ट करना है। ये अगर ट्रस्ट बेहतर तरीके से आ गया तो कोई वजह नहीं कि ये मार्केट जो है वो बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करे। एग्जैक्टली मार्केट की तो बात हो रही है, लेकिन अगर इकोनॉमी की बात की जाए, क्योंकि पॉलिसीज़ जब टाइमली दी गई, जब पॉलिसीज़ की बात हो रही थी, कंस्ट्रक्शन पॉलिसी आई, पूरी मार्केट, पूरी इकोनॉमी को एक संभाला दिया गया। इसी तरीके से डिफरेंट पॉलिसीज़ भी हैं जो आ रही हैं, तो आप समझते हैं कि डिफरेंट पॉलिसीज़ कितना अपना काम कर सकती हैं? इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट देखते हैं हम ग्लोबल मार्केट्स के हवाले से, फिर वापस आते हैं। दुनिया आलमी सतह पर तारीख के सबसे बड़े लॉकडाउन के असरात से निकल रही है। आलमी मईशत पर से इसके गहरे असरात अब कमज़ोर पड़ने लगे हैं। कोविड-19 के बाद से बहुत से ममालिक ने कारोबारी मामूलात की जानिब लौटना भी शुरू कर दिया है, और माहिरीन भी अब आलमी मईशत पर इसके पड़ने वाले असरात के खात्मे की नवीद दे रहे हैं। IMF के ताज़ा जायजे के मुताबिक 2020 के मुकाबले में 2021 और 22 में माशी सूरत-ए-हाल कदरे मुख्तलिफ होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। पाकिस्तान 2021 में रिकवर करके अपनी शरह नमू बेहतर और रिकवर करने के साथ साथ बहरानों से निमटने के काबिल भी हो जाएगा। रवां साल महसूलात के शोबे में सेहतमंदाना इजाफा हुआ, और उम्मीद भी है कि हुकूमत महसूलात के लिए मुकर्रर करदा अहदाफ को हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन टैक्स नेट में वसअत को जुबानी कलामी नहीं बल्कि हकीकी मायनों में तरजीह दी जा रही है। इस मकसद के हुसूल के लिए ठोस प्रोग्राम मुरतब किए जा चुके हैं। आलमी शरह नमू और पाकिस्तान की माशी नमू का अहाता किया जाए और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र न किया जाए, ये मुमकिन नहीं। जहाँ कोरोना के मनफी असरात के सबब दुनिया की मईशत सुकड़ी, वहीं पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी खासी बेहतर रही। पाकिस्तान में मईशत की नमू कोरोना के बावजूद बेहतर रहने की वजह दुरुस्त माशी पॉलिसीज ही हैं। सनतकारों का हुकूमती पॉलिसीज पर कई गुना एतमाद बढ़ा और स्टॉक एक्सचेंज एशिया की बेहतरीन मार्केट बनकर उभरी। मजमूई तौर पर हुकूमती सतह पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी तसल्ली बख्श करार दी गई, और कैपिटल मार्केट की हर मुमकिन बेहतरी के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम उठाने की सही कर रही है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। अहमद चुनाई सबसे पूछते हैं कि क्या अब सूरत हाल दिखाई दे रही है? सर, पॉलिसीज़ की बात की जा रही थी, और जब पॉलिसीज़ की बात हो रही है तो जो पॉलिसीज़ पाइपलाइन में है उनमें इतना डिले क्यों दिखाई जाता है? जहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ टेक्सटाइल अपैरल पॉलिसी दी जा रही है, लेकिन ये तमाम चीज़ें अभी इम्प्लीमेंट नहीं होने वाली हैं, तो ये इम्प्लीमेंट होने में कितना टाइम लगाएंगी?
देखिए एक चीज़ हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि इस गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ दी हैं पिछले 2-2.5 साल में, वो शायद मुल्क की तारीख़ में कभी इतनी पॉजिटिव पॉलिसीज़ नहीं दी गई। और आप एक बात पे यकीन कर लें, और इसलिए भी यकीन कर लें कि ये चीज़ डॉक्यूमेंटेड है कि पिछले साल की जो अर्निंग्स आई हैं लिस्टेड कंपनीज़ की, वो अनप्रेसिडेंटेड हैं। हर चीज़ को उन्होंने पिछले जितने भी प्रॉफिट्स थे उनको उड़ा के रख दिया है, और बहुत ही अपसाइड इनका जो है रिज़ल्ट आया है। तो ये गवर्नमेंट की पॉजिटिव पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से तो हुआ है। अच्छा, कभी भी ये नहीं होता कि आप कहें कि आज पॉलिसी आई है और कल से जो है वो कंपनीज बेहतर परफॉर्म करना शुरू ये कर तो दें। नहीं हो सकता। थोड़ा सा एक पेशेंस भी आना चाहिए, थोड़ा सा एक इंतज़ार भी आना चाहिए कि ये वक्त के साथ साथ जो है वो मार्केट्स बेहतर होती हैं, हालात ठीक होते हैं, लोगों की बाइंग पावर बढ़ती है। अल्टीमेटली इन इंडस्ट्रीज़ का कंज्यूमर तो आम आदमी है। तो जब तक उसकी बाइंग पावर बेहतर नहीं होगी, जब तक वो खुद फील्ड में नहीं आएगा, मैं समझता हूँ कि हम इसमें बेहतरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये टिकल डाउन इफेक्ट आ रहा है, लोगों की बाइंग पावर बेहतर हो रही हैं। हम एग्रीकल्चर साइड पर देख लें तो मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि जो मुल्क में इस साल रिकॉर्ड गाड़ियाँ बिकी हैं, और रिकॉर्ड गाड़ियाँ कहाँ से बिकी? लोगों के पास रेवेन्यू था, उन्होंने पैसे कमाए तो गाड़ियां खरीदी ना। अच्छा, और इन गाड़ियों को खरीदने वाले कौन थे? 70% से ज़ायद जो है ये रूरल एरिया से गाड़ी खरीदी गई है, जो एक एवरेज एस्टिमेट आ रहा है, जो सर्वे आ रहा है। अच्छा। अब अगर ये कि इसका मतलब ये कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने बेनिफिट किया है, और एग्रीकल्चर सेक्टर को रिकॉर्ड प्रोडक्शन मिले हैं, इनकी न सिर्फ पर एकड़ यील्ड बेहतर आई है, बल्कि इनको बेहतर प्राइसेस मिली है। और फिर गवर्नमेंट इंतज़ाम कर रही है कि जी वेयर हाउसिंग डोर स्टेप पे हो जाए, उनकी जो है वो सेल्स पॉइंट जो है उनको बेहतर बनाया जाए, उनका एक्सेस बेहतर बनाया जाए, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन बेहतर बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में आ रही हैं। शॉर्ट टर्म बेनिफिट आपने देख लिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट अब आप देखेंगे। इसी तरह टेक्सटाइल को अगर देख लें तो टेक्सटाइल में जो ऑर्डर्स हैं वो भी अनप्रेसिडेंटेड इस वक्त हैं। जो हम यहाँ पर इस वक्त टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स देख रहे हैं पिछले 3 महीनों की, उसने सारे रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ दिए हैं। और आगे आने वाले जो 9 महीने हैं, इंक्लूडिंग अक्टूबर टिल जून, उसमें हम बहुत बड़ी एक्सपोर्ट देख रहे हैं। तो ये हम शायद 26 बिलियन का फिगर एस्टिमेट कर रहे थे, मेरे अंदाजे के मुताबिक हम 28 साढ़े 28 बिलियन का फिगर भी क्रॉस कर सकते हैं। तो ये वो फिगर्स हैं जो ये इस बात की गम्माजी कर रहे हैं कि जी हुकूमत की पॉलिसीज़ ठीक हैं, लोगों का इसमें इंटरेस्ट है, और लोग जो हैं वो इस मुल्क के अंदर कारोबार कर रहे हैं। तीसरा मैं आपको बताऊं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हुई है कि हमारे पास बहुत सारी वाइटनिंग स्कीम्स आई, लोगों ने पैसे वाइट किए, पैसे जो है वो मेन स्ट्रीम लाइन में आ गए, और स्ट्रीम लाइन में आने की वजह से लोग कारोबार की तरफ चले गए, इन्होंने इंडस्ट्रीज़ लगाई, इन्होंने रिकॉर्ड जो है वो इंपोर्ट्स की हैं इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, मशीनरी की। और मैं ये भी बात बता दूं कि ये मशीनरीज जो हैं वो आते आते पहुंच रही हैं यहाँ पर। ज़ाहिर है शिपिंग की मुश्किलात हैं, वेसल्स डिले हैं, आएंगी यहाँ पे लगेंगी, इरेक्शन होंगी, और इसके बाद ऑपरेशन में आएंगे, फिर जब प्रोडक्शन में आते हैं तो बाज़ार में माल पहुंचता है, इनकी अच्छी प्रोडक्शन होती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं टाइम कंज्यूम कर रही हैं, और इन टाइम्स के को थोड़ा सा हमें बर्दाश्त करना है। अगर हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और हमेशा हम ये शिकायत करते रहे, तो ये जो हम इकनॉमी की अच्छी साइड देख रहे हैं, इसको जो है वो मुमकिन नहीं था। तो ये लोगों के पास छोटी सी हर्डल्स हैं जिन्हें हमें बर्दाश्त लोगों के करना पास पड़ेगा। एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है, इन अपॉर्चुनिटीज़ को हम यूटिलाइज़ करें। और जब मैं वो बात कर रहा था कि जो वाइटनिंग स्कीम्स आई हैं, और वाइटनिंग स्कीम के बाद लोगों ने पैसे वाइट किए हैं और मेन स्ट्रीम में लेकर आए हैं, तो लोगों को देखें एक बात का अब यकीन हो गया है कि अब आप ब्लैक इकोनॉमी को पैरेलल नहीं चला सकते। बिल्कुल। जहां हमारे पास मैं समझता था कि शायद 60% ब्लैक इकोनॉमी है और 40% हमारी वाइट इकोनॉमी है, वो अदर वे राउंड अप हो गया है। और बल्कि वाइट इकोनॉमी मैं कहता हूँ ज़्यादा हो गई है। लोगों को वाइट पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं मिल रहे होते, कि हम मतलब कि ब्लैक मनी में खर्च करने के लिए पैसे नहीं मिल रहे होते कि जी हम कहाँ से अब पैसे दें। जो मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो ये सारे साइंस ये हैं कि तमाम और हम जो हिडन वेल्थ थी, सर, तो हमें ये तमाम जो हमें हमारी हिडन वेल्थ थी वो अब मेन स्ट्रीम लाइन में आ गई है। जब स्ट्रीम लाइन में आ गई तो एक्टिविटी होगी, चाहे वो शेयर मार्केट में चले जाएं, चाहे इंडस्ट्रीज में चले जाएं, चाहे रियल स्टेट्स में चले जाएं। तो ये तीनों इतने बड़े सेक्टर्स हैं कि इन सेक्टर्स में अभी गुंजाइश बहुत है। लोग मुतवातिर इसमें आ रहे हैं, लोग यूज्ड टू हो रहे हैं, और हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ नज़र आ रही है उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हम वाइट इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं।
राइट, और हमें डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी चाहिए भी, क्योंकि पाकिस्तान का ऑब्वियसली ये सबसे ज़्यादा सारी एक प्रॉब्लम रहा डॉक्यूमेंटेशन जो है। है वो अल्टीमेटली हमारे Right. जीडीपी को भी ग्रो करती हैं, हमारी जो बैंकिंग में हमारी लिवरेज है उसको भी बताती हैं, लोगों के पास पैसे कितने हैं उसका भी एक कैलकुलेशन आता है, और फिर वेल्थ बिल्डिंग होती है कि Right. हम प्रॉपर अपनी वेल्थ को बिल्ट अप कर सकते हैं और अच्छा वो सर, मैं डॉक्यूमेंट मिस कर कर सकते हैं। जाऊंगी, आपने एक पॉइंट रेस किया है वेसल्स के हवाले से, फ्रेट चार्जेस बहुत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब कुछ थोड़े बहुत कंट्रोल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, देखिए लेकिन दो चीज़ें somehow इसमें अहम this is हैं the कि problem. ज़ाहिर है कोविड की वजह से बहुत सारे जहाज़ जो हैं वो रिडंडेंट हो गए थे, पड़े रह गए थे, शिपिंग कम हो गई थी। ज़ाहिर है जब ये कोविड के बाद सारी दुनिया खुली है तो फिर लोगों की एक डिमांड भी आ गई है, लोगों के पास कंज्यूमर गुड्स भी पहुंचने थे, दूसरे गुड्स भी पहुंचने थे, उसके लिए जब वेसल्स की ज़रूरत पड़ी तो वेसल्स कम पड़ गए। अब कल तक जो इंडस्ट्री वायबल नहीं थी, शिपिंग इंडस्ट्री अब वायबल हो गई है कि जो $2,000 का फ्रेट था वो $20,000 हो गया। और एक Exactly. वायबिलिटी बढ़ गई ना, अब वायबिलिटी बढ़ गई तो लोगों ने फिर अब नए जहाज भी लाने शुरू कर दिए हैं, गो कि अब वो $20,000 से कम होने शुरू हो Demand गए and हैं, supply का लेकिन gap. फिर भी जो है वो एक बहुत बड़ी मार्केट में जो है स्कोप मौजूद है, बहुत बड़ा स्कोप मौजूद है। चलिए सर, इस पे मजीद बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? मैं के ट्रेड एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। के ट्रेड पाकिस्तान की लीडिंग मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसको इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट में कमोडिटी, सोना, चांदी खरीद सकते हैं। के ट्रेड आ रहा है आपके शहर हैदराबाद में 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। चाहे आपके सवाल स्टॉक मार्केट के बारे में हो, सरमायाकारी के बारे में हो, हम आपके लिए हाजिर हैं, आना न भूलिएगा। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अहमद चनाय साहब से आईएमएफ के हवाले से। तो आईएमएफ के हवाले से मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी। सर, आईएमएफ की टॉक्स पे क्या दिखाई देता है, कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की मार्केट्स पे? देखिए शौकत अली साहब वहाँ थे, रज़ा बाकर साहब वहाँ थे, उनकी मीटिंग्स जो हैं वो मुतवातिर होती रही हैं और मेरे ख्याल है कि कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अभी भी रिव्यू करने के लिए रह गए थे, जिसकी वजह से फ़िलहाल ये नेगोशिएशन जो हैं वो इनकन्क्लूसिव रही हैं। लेकिन अब तक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से कोई नेगेटिव बात नहीं आई इस बारे में और शौकत अली साहब मेरा ख्याल है कल या परसों वापस आ जाएंगे। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के साथ सऊदी अरब में हैं जो न्यूज़ है और आने के बाद वो कोई हतमी बात कर सकेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि खुदा न खास्ता इसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव बात है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से कोई इस पर बयान नहीं आया और सिर्फ यही कहा गया है कि नेगोशिएशन जो हैं वो भी जारी हैं। तो हो सकता है कि उसके बाद पाकिस्तान में या दोबारा यूएसए में जो है वो इस पर नेगोशिएशन हो, मज़ीद बातचीत हो। तो चनाय साहब, क्या डिबेटेबल पॉइंट्स होंगे जो इसके अंदर रखे गए होंगे जिन पर नेगोशिएशन कामयाब नहीं हुई या फिर जिनको दोबारा रिव्यू किया जाएगा? देखिए आईएमएफ की हमेशा से ये होती है कि जी जो उन्होंने गाइडलाइन दी हुई है उस पर जो है वो सारी चीज़ें मैनेज हों और पाकिस्तान ने उन गाइडलाइंस पे जो है वो बहुत काम किया हुआ है और इन गाइडलाइंस पे काम करके हमने ये सारी अपनी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उसको मुरतब की हुई हैं और मैं समझता हूँ कि मज़ीद कुछ पॉइंट्स जो हैं वो रह गए होंगे जिसको फुलफिल करने के बाद आईएमएफ के पास जो है वो दोबारा भी जाया जा सकता है। एग्जैक्टली, दोबारा भी जाया जा सकता है। सर, इस पर मजीद बात करेंगे। शहजोर लोधी साहब हमारे साथ ओवर कॉल मौजूद हैं। आप इकोनॉमिस्ट हैं, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजोर साहब, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। शहजोर साहब, आईएमएफ की बात हो रही है तो आईएमएफ के टॉक्स जो है वो काफ़ी हद तक निगोशिएटेबल रहीं और कामयाब भी रहीं और कुछ चीज़ें जो है वो रिव्यू के लिए भी दोबारा दी गई। तो क्या दिखाई दे रहा है आईएमएफ टॉक्स का, कितना पाकिस्तान पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा? ऑब्वियसली चनाय साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी यही कहना है कि काफ़ी चीज़ें जो है वो कंपाइल कर ली गई हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको रिव्यू करना बाकी है। योर टेक। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टॉक्स चल रही हैं और बीच में इनका दोबारा रिजल्शन हुआ है और हमारे वज़ारत ख़ज़ाना भी वहाँ मौजूद हैं। तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हम जो कुछ प्री कंडीशंस थी हम उनको पूरा कर भी चुके हैं और कुछ हमारी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं रिसेंटली। तो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि इसका एक मज़बूत हल निकलेगा और जल्द अज हमारे जो कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल हो जाएंगी और हमारी जो एक फ्रेंचानी है वो हमें मिल जाएगी। लेकिन साथ साथ हमें बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं कि जो फ़िलहाल हमें इस पर एक देखना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारा इस वक्त जो इम्पोर्ट बिल है तो वो काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ चुका है और पिछले 3 से 4 महीने भी अगर हम देखें तो जो हमारी दरामदाद है तो उनके लेवल में भी नुमाया तकरीबन 1.5 से 2% का दुगना इजाफा हुआ है। तो इससे भी एक सबसे बड़ा जो मेजर इम्पैक्ट आ रहा है वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर आ रहा है
اور اس میں کافی حد تک ہمیں اضافہ دیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے. اوبیسلی ہماری جو ایکسپورٹ ہیں, ہم اپنی ایکسپورٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑھ رہی ہیں, بٹ وہ اتنی اسپیڈ اپ سے نہیں بڑھ رہی جتنی اسپیڈ سے ہمارا امپورٹ مل رہا ہے, کیونکہ اوبیسلی ایک ہم فارچونیٹلی اینڈ انفارچونیٹلی ہم ایک امپورٹڈ کنٹری ہیں, اور ہماری جو امپورٹ جو بل ہے وہ کمپلائی کر رہا ہوتا ہے ہماری ان اسینشیل آئٹمس پہ زیادہ تر کہ جو ہماری ان پٹ ہوتی ہیں ڈفرینٹ انڈسٹریل سیکٹرس کی. تو اوبیسلی ہمارا جو اس وقت امپورٹ ہے وہ کچھ ایک الارمنگ سائز پہ ہے, اور اگر یہ کرٹیل ہو اور ہمارے جو کہ کرنٹ اکاؤنٹ جو خسارے کے اندر چل رہا ہے اس کے اندر اگر تھوڑا ہم اگر پازیٹیوٹی دیکھیں تو چیزیں اور بہتر طریقے سے ہم آگے دیکھ سکتے ہیں. رائٹ. شہزور صاحب لائن پہ موجود رہے گا, میں چنائے صاحب کا بھی انپٹ چاہوں گی کہ وہ امپورٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے. چنائے صاحب, ایک امپورٹ اور ایکسپورٹ کا گیپ دکھائی دے رہا ہے, ایکسپورٹ کے لیولز آبویسلی کافی بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, لیکن امپورٹ کا اور ایک ایکسپورٹ کا جو گیپ ہے وہ کم نہیں ہو رہا. دیکھیے ہم اس کو اس طرح نہ لیں, ہم جو امپورٹ کر رہے ہیں دو تین بیسک وجوہات ہیں. 70% ہمارا امپورٹ کا بل جو ہے وہ آئل بیسڈ ہے, اور جب آئل کی پرائسز دگنی تگنی ہو جائیں گی, جب ہم $20-25 کی بات کر رہے تھے اور آج $85 کی بات کر رہے ہیں, تو آبویسلی ہمارا امپورٹ کا بل تو افیکٹ ہوگا. اور پھر دوسرا, جب ہم نے امپورٹس کی ہیں, انڈسٹریز ہم نے بڑھائی ہیں, اس میں بھی میں سمجھتا ہوں ریکارڈ ٹیکسٹائل مشینری کی امپورٹ ہو رہی ہے, ریکارڈ کیمیکل مشینری کی امپورٹ ہو رہی ہے, اور بہت ساری چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں. پھر ہم گاڑیوں کے لیے جو سیکیورٹی کٹس وغیرہ منگوا رہے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ کافی بڑی امپورٹس ہوئی ہیں. تو یہ ساری امپورٹس مل کر ہمارے امپورٹ بل کو افیکٹ تو ضرور کر رہی ہیں, لیکن ایک چیز جو بڑی پرٹیننٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اکنامک گروتھ کے لیے آ رہی ہیں. اگر انڈسٹریز کی امپورٹ ہو رہی ہے تو بہت بڑی اکنامک گروتھ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. گاڑیوں میں بھی وہ گاڑیاں جو انڈسٹریز میں یوز ہو رہی ہیں اس میں وہ بھی اکنامک گروتھ کے لیے ہیں. تو یہ آج اس کا افیکٹ ہمیں شاید نظر نہ آئے, لیکن اگلے 6 مہینے میں, 8 مہینے میں یا سال بھر میں جب یہ ساری انڈسٹریز آ جائیں گی, لگ جائیں گی اور پروڈکشن شروع ہو جائے گی, اور الٹیمیٹلی یہ میں سمجھتا ہوں اس میں 70% ایکسپورٹ بیسڈ انڈسٹریز ہیں. تو 70% ایکسپورٹ بیسڈ انڈسٹریز کی جب پروڈکشن بڑھے گی اور شپمنٹس ہوں گی, تو ہم آگے آنے والے سال جو ہیں وہ ہماری ایکسپورٹ جو شاید $30 بلین اور $35 بلین دیکھ رہے ہیں. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری جو امپورٹس ہیں اور ایکسپورٹس ہیں ان کی میچنگ اپنی جگہ پر ہوگی. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے وہ ہمارے فارن ریمیٹنسز سے بھی پورا ہوتا ہے, اس میں بھی ایک بہت بڑا وائبرنسی آ گئی ہے. فارن ریمیٹنسز ہماری الحمدللہ زیادہ ہو رئی ہیں. لوگ تو آپ پاکستان سمجھ رہے ہیں جو یہ ہو رہا ہے یہ بیٹرمنٹ کے لیے ہو رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں جب یہ ساری پالیسیز پلان کی ہوئی تھی, اس پہ آگے عمل درآمد کی بات تھی, تو یہ خدشہ ضرور تھا کہ ہمارا امپورٹ بل جو ہے وہ بڑھ جائے گا جو بڑھا ہوا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹھیک ہو جائے گا. ہم یہ بھی پرزیوم کر سکتے ہیں کہ آگے جا کر اگر آئل پرائسز اسٹیبلائز ہوتی ہیں تو ہمارا امپورٹ بل مزید گر جائے گا اور ہم اب اس میچنگ پوزیشن میں آ جائیں گے. شہزور صاحب, آئل پرائز کا کتنا امپیکٹ ہے؟ انٹرنیشنل آئل پرائز بھی آل ٹائم ہائی پہ دکھائی دیتے ہیں. امپورٹ بل کو بڑھانے کے لیے خالی کموڈٹی پرائز ہی کافی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ کافی حد تک امپورٹ بل پہ جو ویٹیج ہے وہ کموڈٹی پرائز کا ہے؟ اوبیسلی کموڈیٹی پرائز کا ہے, اور جو چنائی صاحب بات کر رہے ہیں وہ بالکل اپنی جگہ درست بات کر رہے ہیں. لیکن اس میں دیکھیں اوبیسلی آپ جب امپورٹ کر رہے ہیں اور اگر آپ کا امپورٹ بل جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس میں زیادہ تر ہمارے جو ایسے آئٹمز ہیں کہ جو جیسے آپ بات کر رہے ہیں آئلس کی اور ڈفرینٹ چیزیں کی, تو اس میں ڈفرینٹ ہمارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ ٹیکسز انوالو ہیں. لائک آپ اپنی کسٹم ڈیوٹیز دیکھ لیں, آپ ایکٹیویٹیز دیکھ لیں, اس میں آپ اپنا سیلس ٹیکس بھی دیکھ سکتے ہیں, اس میں آپ کا کچھ انکم کا بھی لیول شامل ہے. تو اوبیسلی آپ کی گروتھ کو تو بہت زیادہ ایک گروتھ ڈریون بنا رہا ہے, اس سے آپ کی اوبیسلی گروتھ بڑھ رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت جو ہمارا ایک جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ اوبیسلی بہت زیادہ اس وقت بڑھ چکا ہے. اوبیسلی ہمارے جو ایکسچینج ریٹس ہیں وہ اوبیسلی ہم اس کو ٹریڈ تو ڈالر کے اندر ہی کر رہے ہیں, تو وہ بہت زیادہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھا ہوا ہے, تو جس کی وجہ سے ہمارے کو اوبیسلی جو بھی چیز ہم لے رہے ہیں تو وہ اوبیسلی ہمارے امپیکٹ کر رہی ہے, امپورٹ بل پہ بھی کر رہی ہے. اوبیسلی اگر ہم اس کو اگر میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمارا اس میں ایکسپورٹ بڑھے جو کہ انشاءاللہ بڑھے گا, تو وہ بڑھے تو اوبیسلی کیونکہ ڈالر پرائس اگر انکریز ہے تو اوبیسلی ہمارا اس کا جو ایک بینیفٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا. ایک تو ہم اس کو ریمیٹنسز کے تھرو دیکھ رہے ہیں, دوسرا ہم اس کو ایکسپورٹ کے تھرو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کو کافی زیادہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ ڈالر کا جو انکریز ہے وہ دیکھنے کو ملے گا. بٹ انٹل انلیس جب تک کہ یہ بڑھتا نہیں ہے
ऑब्वियसली ये तो थोड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है। राइट, वैसे थैंक यू अगर सो देखा मच जाए तो शहजोर इससे साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और तमाम चीज़ों का एक ही हल दिखाई देता है कि एक्सपोर्ट के नंबर्स मज़ीद बढ़ जाएं तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हमारे हल हो सकते हैं। एम एस चनाय साहब, यही सिचुएशन दिखाई देती है कि अगर एक्सपोर्ट बढ़ जाए, हमारे नंबर्स बढ़ जाए, टेक्सटाइल नहीं आईटी के थ्रू बढ़ जाए या किसी और सेक्टर के थ्रू, तो काफ़ी चीज़ें कंट्रोल आ सकती हैं। देखिए बिल्कुल सही है, और मैं तो एक चीज़ और भी यहाँ देख रहा हूँ कि जब हम नंबर्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो हमारी आईटी के नंबर्स जो हैं वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे और बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो हम सिर्फ टेक्सटाइल पर रिलायंस की बात नहीं करते, हमारा आईटी जो है वो एक बहुत बड़ा स्कोप है। फिर इसके बाद मैं समझता हूँ कि हमारी राइस एक्सपोर्ट्स जो हैं वो राइस की एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है हमारे पास, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। तो बड़े राइस भी, टेंडर्स होते हैं, मैं देख रही थी काफ़ी इसके जी हाँ, तो राइस राइस भी के एक बहुत बड़ा हवाले से। फैक्टर है जो हाँ। हम अभी कंसिडरेशन में नहीं ला रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा हमारे एक्सपोर्ट बिल के ऊपर, और एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ेंगी। तो राइस हो गया, आईटी एक्सपोर्ट्स हो गए, टेक्सटाइल्स हो गए, और फिर दूसरी आइटम्स छोटे हो छोटे गई, आइटम्स बहुत बहुत सारी ज़्यादा आइटम्स हैं। हैं। तो मैंने तो ये बड़े आइटम्स की बात की है, छोटे छोटे आइटम्स जो हैं पाइल अप करके कोई वजह नहीं कि हम, जो मैं आपको एक सेफ फिगर दे रहा हूँ $28 बिलियन, उस पर भी हम पहुँच जाएँ और फर्दर ऑन। तो ये सिर्फ टाइम विल टेल। इस वक्त एक बहुत बड़ी डिमांड मौजूद है। मेरा खुद अपना ताल्लुक टेक्सटाइल सेक्टर से है और मैं इस सेक्टर में बहुत बड़ी ग्रोथ देख रहा हूँ, ह्यूज प्रोडक्शंस देख रहा हूँ। हमारे पास कैपेसिटीज़ जो हैं वो कम हो रही हैं, डिमांड जो है वो ज़्यादा हो रही है। फिर इसके बाद वैल्यू एडिशन जो है वो उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें लेकर आना पड़ेगा। वैल्यू एडिशन में हमें प्रोसेसिंग प्लांट्स लेकर आने पड़ेंगे। इसके बाद ऑब्वियसली इसका स्टिचिंग प्लांट है, फिनिशिंग है, पैकिंग है, ये सारी चीज़ें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमें अब सिर्फ ये नहीं देखना कि हमें स्पिनिंग सेक्टर में जाना है, हमें स्पिनिंग सेक्टर के आगे वीविंग सेक्टर में भी जाना है, प्रोसेसिंग में जाना है, और फाइनली जो है वो सीएमटी पे भी जाना है, ताकि हम जो $1.25 की कॉटन है उसको कन्वर्ट करके $5-6 की जो है Value वो added प्रोसेस करके करें, वैल्यू एडिशन exactly. करके बेचें। यही वो मैं समझता हूँ गैप है जिसको हमें फिल करना है, और इस गैप को फिल और करने के यही लिए हम मशीनरी कोशिश लानी है। करते हैं डेली बेसिस पे बताने के लिए कि वैल्यू एडेड की तरफ आए, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट ना करें, ये रॉ मटेरियल जो है वो उससे कुछ ना कुछ यूटिलाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि इसी से हमारे बिजनेसेस बढ़ सकते हैं। सर, बिजनेसेस की बात हो रही है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी कंपनीज हैं जो लिस्टेड है ऑलरेडी, उनके बिजनेसेस बहुत फ्लरिश हैं। तो छोटे छोटे लोग जो कि हाउस वाइफ्स हैं या नए कारोबार शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतना अमाउंट नहीं है, उनको क्या एडवाइस करेंगे कि इतने सारे बड़े बिजनेसेस में शेयर्स के थ्रू इन्वेस्ट करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं? देखिए, जब हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं और शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो दो परसेप्शन मौजूद हैं। एक परसेप्शन है ये है, और जो मैं समझता हूँ कि बड़ा सेफ परसेप्शन है, वो ये है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आएँ, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको कैपिटल यील्ड भी मिलेगा और डिविडेंड यील्ड भी मिलेगा। अच्छे स्किल्स बहुत सारे मौजूद हैं कि जो आपको एवरेज 8-9% यील्ड दे जाते हैं, अपना डिविडेंड यील्ड, और तकरीबन आप ईयर ऑन देख लें तो हमें 16-17% जो है वो कैपिटल यील्ड भी मिलता है। तो हम 25% पे आके खड़े होते हैं, जो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा बिजनेस है। लेकिन अब दो चीज़ें इसमें अहम हैं कि एक तो मार्केट स्टडी, कि लोगों को ओरिएंटेशन हो, लोगों को ये पता हो कि जी कौन से ब्लू चिप्स हैं जिसमें हम इन्वेस्ट करें, कौन से ऐसे चिप्स हैं कि जिसके अंदर जो है वो हमें डिविडेंड यील्ड भी मिले और कैपिटल यील्ड भी मिले। तो ये मैं बहैसियत डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुत्तहद बार बोर्ड में ये कह चुका हूँ, और हम इस पे काम भी करने जा रहे हैं कि हम एक ओरिएंटेशन दें लोगों को, आम आदमी को, कि वो कैसे आकर हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें, किस तरह जो है वो अपनी छोटी सी कैपिटल के साथ जो है वो ग्रो करे और मुल्क की मईशत में एक बहुत बड़ा रोल भी अदा करे। ये छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास कहीं जाने की जगह नहीं है कि वो कहाँ जाए। दूसरा परसेप्शन ये है कि जी डे ऑन ट्रेडिंग करें, जी माल ख़रीदें, माल बेचें। बज़ाहिर एक नए आदमी के लिए बड़ा मुश्किल काम है कि कहीं वो किसी खुदा न खास्ता भंवर में ना आ जाए और जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया ना चली जाए। आपने ये देखा होगा स्टॉक एक्सचेंज की जब ट्रेडिंग होती है तो ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट्स होते हैं जो जिनकी कोई हैसियत नहीं होती, कंपनीज बंद पड़ी होती हैं, लेकिन फिर भी रोज़ाना उन पर लॉक लग रहा होता है। तो ये भी वजह जानने की ज़रूरत है कि क्या वजह है कि वो इसके स्क्रिप्ट परफॉर्म कर रहा है, चाहे कोई उसमें न्यूज़ तो नहीं है, कहीं वो
डी लिस्टिंग के लिए तो नहीं जा रहा, कहीं वो जो है वो फर्दर एक्सपेंशन के लिए नहीं जा रहा, कहीं उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं आ रही, कोई थर्ड पार्टी इन्वेस्ट उसमें कर रही हो। ये सारी वजूहत होती हैं जिसकी बिना पर एक डेड कंपनी जो है वो रोज़ाना जो है वो लॉक लग रहा होता है। तो ये वो फैक्टर्स हैं कि जिसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, आपको रिसर्च चाहिए, आपको इस पे एक ऐसी तहकीक चाहिए कि जिस पे आप शेयर्स की मूवमेंट को समझ सकें, और ये फिर आम आदमी का काम नहीं है। हमने स्टॉक ये प्रोफेशनल का ही काम है जी, हमने स्टॉक एक्सचेंज से कहा है कि छोटे इन्वेस्टर्स के लिए आप विंडो पैदा करें कि छोटे इन्वेस्टर्स किस विंडो में आके काम करें और उस विंडो में जो है वो प्रॉस्पर भी करके जाएं। तो मेरा ख्याल है कि अब हमारी इंतज़ामिया जो है वो उस तरफ जा रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो हम ऐसा काबिल अमल पैकेज लेकर सर। आएंगे। टेक्नोलॉजी कितना काम करती हुई दिखाई दे रही है? टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके पास रिसर्च भी डेली बेसिस की मौजूद है, 52 वीक्स की कंपनी की प्रोफाइल मौजूद है कि आपके पास क्या क्या उसमें जो है वो ले बेच हुई है और कितना ज़्यादा उनके रेट्स रहे, और हमने इस पे पूरा प्रोग्राम भी किया है। के ट्रेड के थ्रू हमने काफ़ी चीज़ें जो है वो बताई हैं लोगों को कि इस एप्लीकेशन के थ्रू भी आपको काफ़ी रिसर्च मिल सकती है। तो इस पर भी मज़ीद बात करेंगे सर, और मैं डॉलर के हवाले से बात करना चाहूँगी, लेकिन अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,17,200 रुपीज़ गोल्ड पर 10 ग्राम, 1,04,000 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड एट पाउंड्स $1,800.60, ऑयल WTI पर बैरल $84.41, ऑयल ब्रेड क्रूड पर बैरल $86.09। तमाम चीज़ें हाईअप्स दिखाई दे रही हैं। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 200.50, सेलिंग वाज 203 रुपीज़। यूके पाउंड बाइंग रही 203 रुपीज़, सेलिंग वाज 241। US dollar buying rahi 174 rupees, selling was 174, and Chinese yuan buying rahi 23.75, selling was 23.90. Saudi riyal buying rahi 46.75, selling was 47.25. UAE dirham buying at 48.50, selling was 49 rupees. Kuwaiti dinar buying rahi 481.70, selling was 484.20, and lastly Omani riyal buying rahi 392.70, selling was 394.70. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। अहमद चुनाई साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉलर प्राइस की बात हो रही है, लेकिन मैं गोल्ड की पहले पूछूंगी सर। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड काफ़ी हद तक हायर साइड पे जाते हुए दिखाई दे रहा है। लोकल मार्केट पे भी 1,17,000 का आज के दिन दिखाई दे रहा है। तो क्या कमोडिटीज़ के साथ साथ गोल्ड प्राइस भी अब जा रहे हैं? देखिए, सारी कमोडिटीज़ अब जा रही हैं। आप किसी की भी बात कर लें, मैं कॉटन की बात करता हूँ, मैं राइस की बात करता हूँ, तो फिर गोल्ड जो है वो कोई पीछे नहीं है। गोल्ड भी एक कमोडिटी है कि कंज्यूमर आइटम है, लोग ख़रीदते हैं, इसको इन्वेस्ट कर स्टॉक करते हैं और ये चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं। तो गोल्ड की प्राइसेस जो हैं वो वर्ल्ड वाइड सारी दुनिया में बढ़ रही हैं। अनप्रेसिडेंटेड प्राइसेस हो गई हैं। 1,17,000 रुपये तोला आपने कहीं देखा नहीं था पाकिस्तान में। हम 10 से 11 के बैरियर पे आके रुके हुए थे और फिर ये अचानक जो है वो 17 के बैरियर पे आ गया। तो मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज जो है वो दुनिया भर में अब एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया है प्राइसेस के अंदर, और ये शिफ्ट जो है वो एक इट्स हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्टे। कि अब आप एक्सपेक्ट करेंगे जी लाख रुपए में मुझे तोला सोना मिलेगा, तो शायद नहीं मिलेगा सर। लेकिन जो ख़वातीन हैं जो सोना लेना चाहती हैं, शादियों का सीज़न दिखाई दे रहा है, उनके लिए जब वो ज्वेलर के पास जाती हैं तो उनमें फिर मेकिंग के भी चार्जेस होते हैं, फिर और डिफरेंट अलग किस्म के उनके ज्वेलरी शॉप के उनके लगाए हुए चार्जेस होते हैं। तो इसको कैसे देखा जाए? वो 1,17,000 जो कि हमारे पास मौजूद है इंटर मार्केट का रेट, लेकिन अब जो कि सेल हो रहा है वो 1,20,000 से भी क्रॉस कर रहा है। देखिए, ये तो मार्केट प्ले करती है, मार्केट सेंटिमेंट्स हैं। आपने ज्वेलर की बात की तो ज्वेलर 10 किस्म के जो है वो इस पर चार्जेस भी ऐड ऑन करता है, और बहुत सारे मार्केट में ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो लोगों को लूटते भी हैं, सही किस्म का सोना भी नहीं देते। इसमें भी अब इसको भी रेगुलेट करने की बात आ रही है कि कैसे जो है उसको रेगुलेट किया जाए, किस तरीके से जो है वो उनको भी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ लाया जाए, ताकि कोई जो है वो इसमें ऐसे एलिमेंट्स जो हैं वो काम ना कर सकें जो इस पेशे को बदनाम करें। तो मैं समझता हूँ कि ये बाय एंड लार्ज लोगों को ये समझ आती जा रही है। जो एक फिनोमेना आया हुआ है एक प्राइस इंक्रीज़ का, वो पूरी दुनिया में मौजूद है, और इस वक्त हम बिल्कुल जितनी भी कमोडिटीज़ हैं या और इसमें एलिमेंट्स हैं वो सारे जो हैं वो लीप्स एंड बाउंड जो हैं वो बढ़ रहे हैं। सर डॉलर की भी प्राइस बताइए ना, 174 काफ़ी हद तक हायर साइड पे सर। देखिए, डॉलर के लिए बहुत सारी बातें आती हैं। ये सारा इशू डिमांड एंड सप्लाई का है,
اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمارا روپی جو ہے وہ اتنا ویک نہیں ہے اچھا اور روپی جو ہے وہ اسٹرانگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب ہم اپنے ریزروز کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے میرے خیال ہے ہسٹری کے سب سے بڑے ریزروز آج موجود ہیں ہمارے پاس, ڈالر ریزروز, چاہے وہ سینٹرل بینک کے پاس ہوں چاہے کمرشل بینکس کے پاس ہوں. تو ان ریزروز کے ساتھ ڈالر کا اس طرح ڈی ویلیو ہونا, یہ اسپیکولیشن بھی بہت زیادہ ہے اور اس میں گائیڈنس بھی لوگوں کو چاہیے کہ جی خدا نخواستہ کچھ ہونے نہیں جا رہا, معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں, گورنمنٹ کی معاشی پالیسیز جو ہیں وہ بہتری کی طرف ہیں, اور صرف لوگوں کو ایک ٹرسٹ اور کانفیڈنس دلانا ہے کہ آپ ڈالر کو جو ہے وہ اسٹاک نہ کریں, آپ چیزوں میں انویسٹ کریں اور ڈالر کو باہر لے کر آئیں. لوگ جب دیکھتے ہیں کہ جی ڈالر بڑھ رہا ہے, بری طرح بڑھ رہا ہے, تو ایک ہی جو ہے صدا آتی ہے کہ بس آپ ڈالر اسٹاک کر لیں اور اس میں آپ کو پیسے مل جائیں گے کہ دس از کنسیڈرڈ ٹو بی دا سیفسٹ انویسٹمنٹ. میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے اور خدا را لوگ اس طرف نہ جائیں. ڈالر اپ اینڈ ڈاؤن اپنی جگہ پہ ہو اسٹاک سکتا ہے, مارکیٹ اس سے بہتر جگہ ہے انویسٹمنٹ کے حوالے دیکھیں سے. اسٹاک مارکیٹ بھی ہے اور بہت سارے ایونیوز ہیں. لوگ انڈسٹریز کی طرف آ جائیں, وہ اپنا چھوٹا چھوٹا کام کریں, اور اسمال انڈسٹریز کو ویسے بھی گورنمنٹ پروموٹ کرنے کی بات کر رہی ہے, بالکل تو ہم ایس ایم ایز کی طرف جائیں جس کو آگے جا کے ہم لارج اسکیل انڈسٹریز بھی بنا سکتے ہیں. بالکل, کیونکہ ایس ایم ایز ہمیشہ سے ایک کنٹری کی بیک بون ہوتی ہیں اور ایس ایم ایز چلتی ہیں جبھی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہوتی ہے. سر اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہو گئی ڈالر کی بات, ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی. ٹیکس کلیکشن ابھی آپ نے رپورٹ پہ بھی سنا ہوگا کہ زبانی کلامی نہ کیا جائے بلکہ ٹیکس فائنلی کلیکٹ کیا جائے, اور ہو بھی رہا ہے. ڈائریکٹ ٹیکسز بھی امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. تو سر جو یہ ڈائریکٹ ٹیکسز دیکھے جا رہے ہیں یا ایئرلی جو ٹارگیٹ رکھے جا رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی حد تک فلفل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے بالکل, اس وقت جو پہلے کوارٹر کا رزلٹ آیا ہے اس میں ہماری ٹیکس کلیکشن ہماری جو بجٹڈ تھی اس سے زیادہ ہے, اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جی آگے بھی آنے والے دن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. نو ڈاؤٹ کہ اس سپٹمبر کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے اپنے ٹیکسز بھی جمع کرنے تھے, جس کی وجہ سے فگرز ہمیں بہتر نظر آئے ہیں. لیکن بائی اینڈ لارج اب سسٹم کو ایسا میکنائز کیا جا رہا ہے کہ لوگ اپنا ڈیو ٹیکس جو ہے وہ وقت پہ ادا بھی کریں اور اکنامی میں اپنا ایک رول بھی ادا کریں. تو جو ہم نے ٹارگٹ بنایا تھا, لاسٹ ایئر کا ٹارگٹ آپ کو پتہ ہے پورا ہو گیا تھا. اس سال کا بھی جو ٹارگٹ ہے گو کہ یہ ایک ایمبیشیس ٹارگٹ ضرور ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر 90-95% بھی اس کو میٹ کر گئے تو پاکستان کی اکنامی جو ہے وہ بہتر طریقے سے چلتی رہے گی. کہ اکنامی کو چلانے کے لیے ظاہر پیسوں کی ضرورت ہے, اور وہ پیسے پاکستانی پبلک کی طرف سے ان شیپ آف ٹیکسز, ڈیوٹیز اور ریمیشنز کی صورت میں آتے ہیں. اور یہ جو ہماری امپورٹ کا بل بتا رہا ہے جس میں ہمارے پاس ایک بہت بڑا امپورٹ کا فگر نظر آ رہا ہے, تو وہ بھی الٹیمیٹلی ہمارے ٹیکسز کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے کہ وہاں ڈیوٹیز بھی ملتی ہیں, ٹیکسز بھی ملتے ہیں, وہاں پر سیل ٹیکس وغیرہ بھی ملتا ہے. تو یہ بائی اینڈ لارج آگے جو 2-3 مہینے میں یا 6 مہینے میں مشینریز آئیں گی اس کی وجہ سے بھی ہماری جو ٹیکس کلیکشن کی پوزیشن ہے وہ بہتر رہے گی, اور پھر لوگ بھی اب جو ہے وہ ٹیکس دے کر جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. بالکل, اور ٹیکس دینا چاہتے ہیں اور اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. چلے جی ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, ساتھ رہیے. میں کیا یوز کر رہا ہوں؟ میں کے ٹریڈ اپلیکیشن یوز کر رہا ہوں. کے ٹریڈ پاکستان کی لیڈنگ موبائل اپلیکیشن ہے جس کو استعمال کر کے آپ اسٹاک مارکیٹ میں کموڈٹی, سونا, چاندی خرید سکتے ہیں. کے ٹریڈ آ رہا ہے آپ کے شہر حیدرآباد میں 25 اکتوبر سے 1 نومبر تک. چاہے آپ کے سوالات اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں ہو, سرمایہ کاری کے بارے میں ہو, ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. آنا نہ بھولیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بزنسز کی بات ہو رہی ہے, ایس ایم ایز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. سر ایس ایم ایز کو اگر ون لائن میں ڈیفائن کریں تو ہمارے ملک میں ایس ایم ایز کی پرسنٹیج یا ویٹیج کہاں دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیے مجھے ایگزیکٹ نمبرز تو نہیں پتا ویٹیج اور اس کا, لیکن ایس ایم ایز کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, اور یہی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہماری لارج اسکیل انڈسٹریز کو چلاتا ہے.